और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र के नागपुर में दंगाइयों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि भीड़ में 500 मुस्लिम उपद्रवी शामिल थे, जो कि कुल्हाड़ी, पत्थर और डंडे से लैस थे। वो मजहबी भड़काऊ नारे लगा रहे थे और हिंसा के लिए पत्थर, तलवार और पेट्रोल बम का सहारा ले रहे थे। इन 500 उपद्रवियों को जुटाने वाले मास्टरमाइंड फहीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम पर आरोप है कि इसने सबसे पहले औरंगजेब कब्र हटाने की मांग के विरोध में लोगों को भड़काया और फिर हिंसा के लिए भीड़ को बुलाया। पुलिस ने चेतावनी भी दी, लेकिन फहीम खान ने पुलिस के खिलाफ भीड़ को उकसाया और इसके बाद दंगाइयों की भीड़ पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा की डगर पर चल पड़ी। हालात कुछ इस तरीके के बन गए जिसने नागपुर के दामन पर हमेशा के लिए सांप्रदायिक दंगे का दाग लगा दिया। अमन चैन से रहने वाले शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया गया और इतना ही नहीं, मौके पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई। उनकी वर्दी को फाड़ने की कोशिश तक की गई है। फिलहाल नागपुर पुलिस उन सैकड़ों आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन हालात इस हद तक पहुंचाने के लिए क्या एक फहीम खान ही जिम्मेदार है? क्या ऐसे लोग बिना सियासी शह पर इतना बड़ा गेम कर सकते हैं? और कई ऐसे गंभीर सवाल जिनका जवाब आज तलाशेंगे दहाड़ की चर्चा में, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। समाज के लिए जो है वो औरंगजेब जो है वो हैवानियत का खलनायक है, लेकिन आप नहीं समझेंगे तो क्या एक है ना कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिले इलाही होंगे। अगर इस तरह के हड़कंप होती रहेगी तो आम आदमी उससे भुक्तभोगी होगा और उसका लाभ जो है वो इस तरह के साजिशी सिंडिकेट उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री जी को ईश्वर जो है ये इतनी हिम्मत और इतना हौसला दे कि जिस पद के ऊपर बैठे उस पद की गरिमा बरकरार रहे, और उस पद की गरिमा यह है कि आंख पर पट्टी बांध करके न्याय करिए। किसी जाति, किसी धर्म, कोई भी हो जिसने उपद्रव किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन करिए, कोई भी हो। अगर मुगलों की जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं वो मिटाना चाहते हो तो लाल किला तोड़ो, फिर ताजमहल तोड़ो, जितने पुल उन्होंने बनवाए तोड़ो, जितनी सड़कें उन्होंने बनवाई तोड़ो। अरे भाई, ये 144 करोड़ लोगों की संपत्ति है 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के बाद। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, किसी सरकार की संपत्ति नहीं, किसी के बाप की संपत्ति नहीं, ये हमारी संपत्ति। आप तोड़ने पे लगे हुए हैं सब कुछ। क्या रोल था उस इंसान का, उसने कैसे शुरुआत से उसकी भूमिका रही, कहां कहां पे उसने बोला, ये सब चीजें, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। कितने आरोपियों को अरेस्ट किया? अभी तक 50 जो है मेजर हैं और 7 उसमें माइनर हैं और उन्हीं के वो जो है अभी तक अरेस्ट है। कुछ लोग आज भी अरेस्ट हुए हैं। तो आइए सबसे पहले उन सवालों का जिक्र करते हैं जिस पर रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही कि मजहबी जहर नागपुर पर बुरी नजर, अमन की मिसाल, किसने सुलगाया महाल, फहीम गिरफ्तार और कितने किरदार, दंगाइयों का सरदार गिरफ्तार, योगी मॉडल वाला इलाज, पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा, नागपुर का अमन चैन क्यों छीना गया। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अजय वर्मा चर्चा का हिस्सा हैं, हाफिज नूर अहमद मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता है कृष्णा हेगड़े साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शिवसेना उद्धव गुट के नेता किशोर तिवारी जी चर्चा में मौजूद हैं और सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत राधिका आपके साथ ही करना चाहूंगी क्योंकि एक नाम आ रहा है फहीम खान। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि कैसे एक अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह के बाद पूरा का पूरा महाल इलाका इस सांप्रदायिक दंगे को झेलता हुआ नजर आया। आगजनी से लेकर तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि क्या सिर्फ एक फहीम खान इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है या कुछ और किरदार, या फिर वो एक सोच जो न सिर्फ एक किसी महाल इलाके को टारगेट कर सकती है बल्कि अपनी जद में, दंगों की जद में और भी कई जगहों को ले सकती है। वो सोच कितनी खतरनाक है? राधिका अनम्यूट करें। हाँ जी राधिका, आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट। पूर्णिमा जी, नागपुर में जो हुआ वो सिर्फ एक दंगा नहीं था बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसके पीछे वही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के को महिमा मंडल करते आए हैं। चाहे हम देखते आ रहे हैं लगातार जो बयान आ रहे हैं। अब जो एफआईआर आती है उसके मुताबिक जो मास्टरमाइंड है फहीम शहीम, उसके नेतृत्व में 400 से 500 लोग दंगाई इकट्ठे होते हैं। 33 पुलिस कर्मियों पर हमला होता है, घायल होते हैं।
3 डीसीपी गंभीर रूप से घायल है और तो और रमजान के पाक महीने में ये सब हो रहा है और महिला पुलिस कर्मियों के साथ जो अभद्रता करी गई, उनको निशाना बनाया गया, उनके साथ जो मॉलेस्टेशन करी गई, वो एक और। अब दुकानों को लूट लिया गया, निर्दोष लोगों को पीटा गया। क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द है? क्या ये सब रमजान में सिखाया जाता है कि ऐसा हो? लेकिन फिर भी कुछ लोग खुद के मजहब को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। एक आदमी की गलती से सबको बदनाम करे। अब सवाल ये है कि जब ये आम आदमी जब जाता है अपनी रोजी रोटी के लिए, घर से निकलता है, तो क्या उसको इस हिंसा का शिकार बनाया जाना चाहिए? क्या एक बार भी ये जो दंगे भड़काने वाले लोग हैं ये ऐसा सोचते हैं? क्या उनके बच्चे या उनकी फैमिली के लोग वहां पे कभी दिखाई देते हैं? नहीं। अब महज सहयोग तो ये भी नहीं है कि नागपुर में दंगे होते हैं और उसी समय उद्धव ठाकरे की सामना में बीजेपी पर औरंगजेब से ज्यादा महत्व देने का झूठा आरोप लगाया जाता है। अब सहयोग तो मुझे लगता ये है कि सपा हो, कांग्रेस हो और एआईएमएम हो, उनके नेता हो, चाहे बाबर, चाहे आजमी साहब हो, चाहे इमरान मसूद हो, इन सब ने औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की मजहार को लेकर आस्था का मुद्दा बनाया। वहां कसीदे पड़े उन्होंने औरंगजेब के, और उसके बाद ये सब के सब दंगे हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे की सेना एक सामना में एक आर्टिकल लिखती है। लेकिन मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने 50 से अधिक गिरफ्तारियां करी हैं, 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और हम ये साफ कर चुके हैं कि कोई भी दंगाई नहीं बचेगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां पे दंगाइयों का संरक्षण दिया जाता है और दंगा भड़काया जाता है और उनके नेता भगाते हैं। लिविंग एग्जाम्पल हमारे पास सज्जन कुमार है जो अभी जेल में है, और जेडी टाइटलर जैसे कई, जगदीश टाइटलर जैसे कई कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने 1984 में सिख दंगे और भी कई दंगों में जिनके नाम आए हैं, और लगातार। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी थी कि ये लोग क्या करते हैं, इसीलिए इनके साथ ये हालात हुए कि इनका नतीजा हमने देखा जब महाराष्ट्र के चुनाव में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में कानून चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति ना चली है ना हम चलने देंगे। ठीक है, तो कौन कौन तुष्टीकरण की इस राजनीति को चलाने की, कौन आग में घी डाल के एक मजहबी माहौल को सुलगाने की अजय वर्मा कोशिश कर रहा है? मैं लगातार इस पर कई दिनों से चर्चा कर रही हूं और मैं फिर आज दोहराते हुए, मुझे उस सवाल को दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि एक मुर्दे को राजनीति जिंदा करके अपना नफा नुकसान क्यों साध रही है? पूर्णिमा जी, आपको यह भाजपा की क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा। भाजपा ने औरंगजेब को अपना पोस्टर बॉय बना रखा है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है, अपनी क्रोनोलॉजी बना रखी है, अपना एक नया पाठ्यक्रम इसलिए बना रखा है कि उधर तो ट्रंप ने मुंह पे तमाचा मारा है सुपर टैरिफ लगाकर। ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक 2 कंपनियां हिंदुस्तान में एंट्री कर गई हैं, 50% समझौता अडानी से कर लिया है। देश की संपत्ति बिकने जा रही है जो अडानी साहब को दी गई। औरंगजेब को पोस्टर बॉय बीजेपी ने कैसे बनाया? जय मैं बता रहा हूँ, बस इसी पर आइए ना सर, इसी पर आइए। ट्रंप पर सब चर्चा कर लेंगे। मैं पूछ रही हूँ कि औरंगजेब को बीजेपी ने अपना पोस्टर बॉय कैसे बनाया? आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात कही, अब उसको जरा आधार दे दीजिए अजय जी, आधार दे दीजिए। देखिए, जब राधिका खेड़ा बोल रही थी तो आप, बात उसकी नहीं है सर, मैं कह रही हूँ इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए, टॉपिक पर रहिए। सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। आपने पहली लाइन शुरुआत में कही, आपने पहली लाइन, अरे सर आपने पहली लाइन कही कि बीजेपी ने औरंगजेब को अपना पोस्टर बॉय बना लिया। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि कैसे बना लिया, बस इतना बता दीजिए। हाँ बताइए, ठीक है बताइए। भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल और इनके नेता प्रवक्ता औरंगजेब की 300 साल पुरानी कबर पे पहुंचे इन्विटेशन लेके कि हे जिन्नात, कबर से बाहर निकलो, हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि इनको सूट करता है। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की, देश में सरकार बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार में दंगे कैसे हो गए? जब इन्होंने कहा था अब दंगे नहीं हो सकते, या तो अपराधी जेल में है या आसमान में है, ऊपर है। तो जब दंगे होगा, और एक शासन का नियम है कि अगर दंगे हुए तो फिर कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं सस्पेंड हुए? हम तो ऐसे दंगों की घोर निंदा करते हैं, और इस दंगे में जो भी शामिल मिले उसको अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ बकोका नहीं सब कुछ करिए, लेकिन चुन चुन के दंगाइयों के खिलाफ काम मत करिए। जो भी उसमें इन्वॉल्व पला है उसके जब काम करिए। औरंगजेब को क्या निकालने का भारत की पॉलिटिक्स में? कभी राम को लाते हैं, कभी औरंगजेब को ले आते हैं, क्योंकि मुद्दों की भरमार इन पे खत्म हो चुकी है। लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं। बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है बेरोजगारी, और आपके 7 अरब 200 721 अरब रुपए भारत पे विदेशी कर्जा हो गया है।
2,55,000 करोड़ रुपए का वैसा कर्जा हो गया है। 16 लाख करोड़ मित्रों के माफ कर दिए गए हैं। अमेरिकन चमक मार रहा है, चाइना आंख दिखा रहा है। तो देश की सरकार और भाजपा के लोग, फाइनल कर रहा हूं, देश की सरकार और भाजपा के लोग मुद्दों से भटकाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से औरंगजेब को पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है। विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए गए बयान ने इस हिंसा को, इस आग को, इस सांप्रदायिक तनाव को बार बार भड़काया है और यही आपकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो अजय वर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने जब भटका ही दी डिबेट, तो उनको शशि थरूर अपने नेता का बयान सुन लेना चाहिए। एग ऑन फेस उनको हो चुका है, कई सारे एग और कांग्रेस के नेताओं पे पड़ने वाले हैं। आप पहले अपने घर में देखिए, आपके नेता, सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, जिनको जीतना चाहिए था, अगर सोनिया गांधी जी खुद फोन कर करके लोगों को नहीं कहती कि खड़गे साहब को जितवाइए क्योंकि वो हमारा पपेट बन के रहेंगे, तो सब कह रहे हैं, मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे किस तरीके से भारत ने अपना रोल प्ले किया है। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगी, तो सुनने की क्षमता रखिए। अजय वर्मा जी, तकलीफ क्या है ना, आप लोगों को जनता सुनती है। सुनिए अजय वर्मा जी, पूर्णिमा जी चुप कराइए, मैं इनके साथ। अजय जी, आपको अच्छा नहीं लगा था मेरे बोलने पर भी, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि फिर राधिका को या किसी को भी सर नहीं अच्छा लगा। बोलिए, झूठ तो ना बोले, कम से कम फिर ये बैठी हुई थी क्या सोनिया जी के साथ? ठीक है सर, लेकिन अब सच और झूठ के बीच में क्या ही किया जाएगा। मेरे सामने कॉल हुआ था अजय वर्मा। ठीक है, कोई बात नहीं। राधिका अपनी बात रखेंगे। राधिका, दूसरी बात देखिए, लगातार यहाँ पे सारी तकलीफ क्या है, महाराष्ट्र में ये पहले दिन से चाहते हैं कि वहां पे दंगे हो, वहां पे हिंसा हो। और ये एमवीए की जो अलायंस है, चाहे इंडिया अलायंस है, आप इनकी सारी पार्टीज निकाल के देखिए, सबसे पहली चीज जो इनके अंदर कॉमन है वो है सनातन के लिए हेट्रेड, हिंदू धर्म के लिए हेट्रेड। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे बाकी पार्टियां हो, वो लगातार कहती हैं कि सनातन एक बीमारी है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मौत का कुंभ हुआ था। ये कहा जाता है कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, एड्स और क्या क्या कहा गया। एक भी बार किसी ने इसके ऊपर आपत्ति नहीं जताई, किसी ने। मुझे आप एक कांग्रेस का नेता या एक उद्धव ठाकरे सेना का एक नेता दिखा दीजिए जिसने इस पर आपत्ति जताई हो। फिर उसके बाद अबू आजमी हो या इमरान मसूद हो जो औरंगजेब के कसीदे पढ़ते हैं, क्या किसी ने भी, कांग्रेस हो, कांग्रेस के तो खैर इमरान मसूद खुद ही हैं, क्या उनको हटाने का काम किया? क्या उद्धव ठाकरे ने ये मांग करी कि इन दोनों को हटाया जाए? नहीं, इनका अलायंस अभी भी परफेक्ट है, इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि हिंदू धर्म एक बीमारी है, उसे खत्म कर देना चाहिए और औरंगजेब का महिमा मंडल। ठीक है, सोच की प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किसी भी तरीके से माहौल को किसी की भी हो खराब करने की अगर जरा सी भी उसकी कोशिश नजर आती है और वो कोशिश उन मंसूबों को साकार करती है तो ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। जवाब दूं, अजय जी रुकिएगा जरा, 4 मेहमान सर और हैं, उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया मुझे लेने दीजिए आपकी इजाजत के साथ। हाफिज नूर अहमद साहब, आपके पास आती हूँ। और हमेशा से बड़े होते सुना सर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन लगता तो नहीं है देख के, ऐसा लगता है कि अब ये मजहब बताने लगा है कि आपस में जब तक दुश्मनी नहीं रखोगे तब तक तुम्हारी पहचान मजबूत नहीं होगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए, इस तरह की कोई भी घटना हो, इस तरह की कोई भी दंगा हो, वो निंदनीय है। और ऐसी घटनाओं का, ऐसे दंगाओं का जो भी समर्थक हो, वो मेरी नजर में इंसान नहीं है वो। क्योंकि ये जो भी हुआ, जो भी इसके दोषी हैं, जो भी सामने नाम आ रहे हैं, उनकी सही से जांच हो जानी चाहिए और ईमानदारी से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। उन्हें अब समाज में, अवाम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के दंगों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, जो कि नजर आ रही, जो कि देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो अपनी विफलताओं को मुसलमानों के दामनों के पीछे छिपाने में माहिर हैं। और ये आज पहली बार नहीं है, ये हमेशा से देखते हुए आए हैं। मैं किसी भी दंगाई का तरफदार नहीं हूं, मैं किसी भी दंगाई के साथ में खड़ा नहीं, वो फहीम हो या कोई और हो, लेकिन जांच होनी चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। जो जांच हुई हाफिज नूर अहमद, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लें। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लें। सर मेरी बात तो सुनिए हाफिज साहब, मैं कह रही हूँ कि अभी तक जो आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाले जाना चाहिए। मैं बस इतना कह रही हूँ सर कि कई लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। उनका जो मास्टरमाइंड है सर, नाम है सर फहीम खान।
अब सिर्फ फहीम इतना ही होगा, कहना पता है हमें। सर, फहीम खान उसका नाम फहीम ही है। होगा। फहीम नहीं होगा, नहीं सर। अब फिर नहीं, या तो फहीम ही आप एक होगा, काम बता तो करिए, रहा हूं। ऐसा करिए सर, फिर अपनी एक जांच फहीम ही कमेटी होगा। बना मैं लीजिए। सर मैं ऐसा बता करिए, मैं बता रहा ऐसा हूं। करिए सर कि अपनी अरे एक, जिस दिन ईमान सुनिए सुनिए, ना आज तो अब तो नहीं हो पाएगा। सर, अब तो सुनिए। नहीं हो पाएगा। अच्छा ये जिस दिन बताइए, ये ईमानदारी से बताइए हो कि गई ये ना, खबर जिस कितने दिन गलत कोई और है कि जो सरकार पुतला आई और जलाया जांच गया, ईमानदारी से हो ये गई, खबर सब कितनी दूध का गलत है दूध, सर पानी कि का जो पानी हो पुतला जाएगा। जलाया गया उस पर जो चादर थी वो धार्मिक महत्व की थी। ये अफवाह नहीं फैलाई गई, मुझे आप करेक्ट कर दीजिए। जिसका जवाब आज फडणवीस की तरफ से विधानसभा के अंदर दिया गया, क्लियर किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फहीम खान क्या नाम नहीं है। और अगर आपको इन सब पे यकीन नहीं है सर, सुनिए, अगर इन सब पर आपको यकीन नहीं है तो फिर अपनी एक जांच कमेटी बना लीजिए ना। बना सकते हैं, कर सकते हैं, या हर चीज को संदेह की निगाहों से देख सकते हैं। और यही संदेह की निगाहें सर, ये संदेह की निगाहें बहुत खराब है समाज के लिए। मैंने सवाल इसीलिए पूछा सर कि एक फहीम खान जिम्मेदार नहीं है, वो सोच जिम्मेदार है, लेकिन इस सोच का बीज कौन बो रहा है? देखिए, आप एक तरफा बोल रही हैं। आप सर जो अरेस्ट हुई बता दीजिए, मैं अगर उन फैक्ट्स पर बात ना करूं तो। अगर ये सुनियोजित था, ये पहले से तय था, तो सरकार की बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी भाई? मतलब इस तरह से आप एक समाज को ये टारगेट कर दोगे कि भाई इन्होंने पहले से ये पत्थर रख रखे थे, पहले से यहाँ बम बना रखे थे, ये कोई मानने वाला नहीं। आज नहीं तो कल इसकी ईमानदारी से जांच होगी। आज नहीं हुई तो दूसरी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच की जद में कृष्णा हेगड़े साहब ये भी आना चाहिए, फिर भी नहीं दे पाएंगे कृष्णा हेगड़े साहब, फिर जांच की जद में ये भी आना चाहिए कि कैसे पत्थर इकट्ठा करते हुए बोरे भर भर के रख दिए गए। जांच की जद में फिर सब कुछ आना चाहिए कि किसने किसको उकसाया, किसने किसको भड़काया, कृष्णा हेगड़े साहब। और जांच वाकई में इतनी साफ तरीके से होनी चाहिए जो किसी भी संदेह या संशय को कोई जगह न दे पाए। आपने सुना अभी क्या कह रहे थे हाफिज नूर अहमद साहब कि फहीम खान ही होगा। मैं इसी थॉट की बात कर रही हूं, फहीम खान ही होगा। ये क्यों सोच है फिर इनकी? देखिए, सबसे पहले मैं कहूं कि आपने शिंदे गुट का, हम शिंदे गुट नहीं है, एक ही शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे जी का शिवसेना, वो हमारा शिवसेना। जी सर। दूसरी बात यह है कि देखिए, फहीम खान ने अगर वहां पर किया है और वो अरेस्ट हो गया है, कानून अपनी प्रक्रिया लेगी। तो तीसरी बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि औरंगजेब हमारा पोस्टर बॉय है, हम औरंगजेब को पोस्टर बॉय बनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे जो पोस्टर बॉय है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज है, भगत सिंह है, और हमको औरंगजेब जैसे पोस्टर बॉय बिल्कुल ही नहीं चाहिए। ऐसे क्रूर आक्रांता हमारा पोस्टर बॉय नहीं हो सकता। देश में उनका जो कब्र है वो रह भी नहीं सकता। मैं आपको पूछता हूं कि देश में औरंगजेब का कब्र से सबको क्यों इतना प्यार है, एक समुदाय को? ओसामा बिन लादेन जो है वो टेररिज्म का, सुनिए ना, टेररिज्म का प्रतीक था, आतंक का फेस था पूरे दुनिया में। ओसामा बिन लादेन का कहां पर कब्र है क्या? अहमद साहब सब्र रखिए, लड़ाई कब्र पर है लेकिन सब्र रखिए, कोई बात नहीं अहमद साहब, बिल्कुल कब्र पर लड़ाई है लेकिन सब्र रखिए सर, सब्र रखिए, कब्र पर लड़ाई कम नहीं है। हाँ बोलिए। जैसे ओसामा बिन लादेन का कब्र नहीं है, वैसे औरंगजेब की कब्र रहने की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, गाथा और शूरता बताने के लिए औरंगजेब की हमारे लिए कब्र की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात यह है कि औरंगजेब को जिंदा हम नहीं करते, औरंगजेब को जिंदा अबू आजमी ने किया था, ओवैसी ने किया था, इमरान मसूद ने किया था, एक एक्ट्रेस ने किया था, हमने नहीं किया था। और जब ऐसे लोग हर बार औरंगजेब का नाम लेते, रामनवमी के दिन पे औरंगजेब का फोटो लहराते, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पे या फिर दशहरा के मेलावा पे औरंगजेब का फोटो निकालते हैं, और जब वहां पर कार्रवाई होती है तो पता चलता है AIM के कार्यकर्ता है। तो ये कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। तीसरी बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आकर बोलता है 15 मिनट की धमकी देता है। अरे भाई साहब, अगर आप एक्शन बोलोगे तो इधर से रिएक्शन होगा। तो यहाँ से नीतीश राणे भी बोलेगा, दूसरे लोग भी बोलेंगे। यहाँ पर कोई चूड़िया पहन के बैठे नहीं है।
दूसरी बात हेगड़े साहब, मैं यही देखिए इंस्टिगेटिंग बयानों की मैं हर तरफ से निंदा करती हूँ हेगड़े साहब। मैं सिर्फ एक तरफा नहीं, दोनों तरफा मैं किसी भी तरीके के इंस्टिगेटिंग बयानों की निंदा करती हूँ। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि क्रिया की प्रतिक्रिया को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि वो क्रिया हो ही ना, और जाहिर है उसके लिए सरकारें हैं सर, इसीलिए जिम्मेदारी है, इसीलिए आपको चुना गया है। बिल्कुल, मैं गलत कह रही हूं तो बताइए मुझे। हम सत्ता में हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ये प्रॉब्लम देश में है, वो प्रॉब्लम देश में है, तीसरा प्रॉब्लम देश में। अरे भाई साहब, मोदी जी 3 बार जीत के आए, आप कहां पर हो? इतिहास बना लिया उन्होंने। आपने जितना प्रॉब्लम गिनाया सब लोगों को पता है, लेकिन लोगों ने जवाब दे दिया ना आपको। सर जल्दी से मुझे इजाजत प्लीज, हेडलाइंस पे जाने से पहले। नागपुर में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं ठीक है, वहां पर शांतता है। हमारी सरकार, किशोर तिवारी जी, क्या इसको लेकर राजनीति रुकेगी? मैं चाहती हूँ कि राजनीति रुके तो किसी समाधान की तरफ बढ़ा जाए। क्या राजनीति रुकनी चाहिए? और खास तौर पे जो कार्रवाई हो रही है उसमें तो ये क्लियर है ना कि अफवाह फैलाई गई, और अफवाह फैलाने का मतलब है कि साजिश थी, सुनियोजित थी। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं नागपुर से ही हूं और हम लोग को बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। नागपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए कारण क्या है, निमित्त क्या है, ये समझना चलेगा। पूर्णिमा जी, क्या हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिनकी केंद्र और राज्य में सरकार है, वो संघ परिवार की 2 संस्थाएं एक निवेदन देती है। सब जगह पे अच्छे से निवेदन कलेक्टर ऑफिस में दिया गया, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में नहीं दिया गया। सीधा कलेक्टर ऑफिस से 9 किलोमीटर दूर आकर वहां पर एक गणेश पेट थाना है, वहां दिया गया। फिर वो निवेदन देने के बाद गाली गलौज हुई, वहां नारेबाजी हुई, सब हुआ, और वहां पर बाबा ताजुद्दीन की चादर लपेट कर एक इसमें लाए थे लकड़ियों में, वो जलाई गई। पुलिस वालों के इंटरवेंशन के बाद वो सब कुछ हटा। सर सीएम इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। एक मिनट नहीं सीएम नहीं, मुझे फैक्ट रखना जरूरी है कि सीएम इस बात को मतलब जिस बात पर अफवाह फैली, जिस बात पर इतना दंगा हुआ, आप उस बात को फिर से एक बार दोहराएंगे, वो भी तब जब राज्य का मुखिया इस बात को डिनाई कर चुका है कि ऐसा नहीं था। एक मिनट पूर्णिमा जी, मैं राज्य के विपक्ष के तरफ से बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र के पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन दी है, जिसके अगेंस्ट वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पे गुनाह दाखिल हुआ है, और गुने की जो कलम है उसके हिसाब से ये सब कुछ हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब घबरा चुके हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खुद के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे, और मुझे ये घटना नहीं होती, ये कलेक्टर ऑफिस में ही निवेदन देते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, और ये बहुत गलत हुआ। ये फहीम खान कौन है? प्यारे खान के साथ इसके फोटो है, जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है महाराष्ट्र में। मैं बता रहा हूं, घूम फिर के सारे तार राज्यकर्ताओं पे आएंगे। देखिए, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, इनको जितनी कब्रें उखाड़ के फेंकना है फेंक दो, ये खुद ही आंदोलन करेंगे। नागपुर में दंगा होने के दूसरे दिन सुबह एक नाथ शिंदे अपने एमएलए लेके विधानसभा के सामने फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी ये लोग औरंगजेब का तमाशा बनाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिसके वजह से महाराष्ट्र की शांति भंग हो गई है, और महाराष्ट्र की सरकार को डिसॉल्व करने की बात आई है, या सीएम को बदल देना चाहिए, ये मेरी मांग है। ठीक है राधिका, राधिका आपके पास आने से पहले एक बार जरा सौरभ जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। और सौरभ जी, मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि एक तरफ जहां हमने देखा कि बयानबाजी वो नहीं थमी, एक के बाद एक ये फहरिस्त औरंगजेब फैन क्लब की बढ़ती चली गई, फिर उसके बाद नागपुर का महाल इलाका हमने देखा, उससे पहले संबल हम लगातार देख ही रहे हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी मध्य प्रदेश के मऊ में हमने जो माहौल देखा, उसके बाद बुरहानपुर। मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि कहाँ तक ये सब कुछ चलेगा। और बार बार जब हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहनी चाहिए, लेकिन अफवाहों पर तो कोई लगाम है नहीं ना। और हर तरफ दोनों पक्षों में इतने सेंसिटिव लोग हैं
कि कोई एक बात निकलकर सामने आती है तो दंगा होने लगता है। देखिए पूर्णिमा जी, किसी भी विदेशी आक्रांता की कब्र पर सिर फुटअव्वल से अच्छा है कि उसकी क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत के कल्चरल का जो है वो पूर्ण रूप से खात्मा किया जाए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया, उनको ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब हमारे भारत के, हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला धब्बा है, और इस काले धब्बे को अगर हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से हटाया जाए तो किसी भी समाज के लिए मुझे लगता है कि वो दिक्कत का विषय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं मुख्य रूप से मानता हूँ कि ये जो पूरी दंगा देख रहे हैं हम, दंगा भड़काने वाले, मैं जो अबू आजमी साहब हैं, जो उनका बयान था वो बहुत ही घटिया बयान उन्होंने पहले दिया था, बाद में उन्होंने एक माफ़ी मांगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाया किसने? उसने बढ़ाया संजय राउत जी ने। मैं तो बड़ा मतलब कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर के एक जाने वाली पार्टी दावा करती थी, उन्हीं के एक बड़े नेता जो संजय राउत हैं वो सामना में लेख लिखते हैं कि इनकी कब्र जो है वो शौर्य का प्रतीक है। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि वो लोग इतनी बेशर्मी से राजनीति के चक्कर में किसी ऐसे आक्रांता को, जिसने हमारे छत्रपति शिवाजी के सम्मान को जो है हमेशा से कम करने का प्रयास किया, जिसने संभाजी राणे जो मराठाओं के जो है पूरे देश के, पूरे भारत के, पूरे सनातनियों के गौरव का प्रतीक हैं, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोगों को बड़ी ही बेशर्मी के साथ जो है संरक्षण देने का काम उद्धव ठाकरे की पार्टी, क्योंकि अब मैं उनको शिवसेना भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि वो लोग शिवसेना है, क्योंकि शिवसैनिकों के जो विचार थे उनकी हत्या करने के बाद जो है ऐसे बयान दिए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दंगा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे मैं संजय राउत जी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने लगातार भड़काने का प्रयास किया औरंगजेब को लेकर के। ये जो विचारों की आप बात कह रही थी ना कि एक फहीम तो एक व्यक्ति है, लेकिन विचार कहां से आए? वो विचार निकल के आते हैं अबू आजमी जी से, वो विचार निकल के आते हैं संजय राउत जी से, वो विचार ऐसे पार्टियों के राजनेता देते हैं जो औरंगजेब को जवाब लेने से पहले छत्रपति शिवाजी का राधिका का काउंटर मैं लेना चाहूंगी बहुत देर से, क्योंकि उनका एक काउंटर क्लब हो रखा है, मैं जल्दी से उनसे। लेकिन राधिका, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक और बात कही गई कि अभी जो फिल्म आई छावा उसको जिम्मेदार भी उन्होंने बताया। ये हम सब जानते हैं कि सिनेमा का एक बड़ा इम्पैक्ट समाज पर रहता है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट तो उस गहरी सोच का है ना जो अभी भी एक दूसरे से खुद को बटा हुआ महसूस करती है। क्योंकि छावा फिल्म को तो मुझे याद है बड़ी अच्छे से पूरी की पूरी सरकार ने, कैबिनेट ने प्रमोट किया, सब देखने के लिए जा रहे थे, बड़ी वाहवाही हो रही थी, और अचानक से अब जब पहले कह रहे थे अबू आजमी ने बयान दिया, उसके बाद हिंसा भड़की, फिर उसके बाद फैन क्लब बढ़ता गया, अब सीएम कह रहे हैं कि छावा फिल्म भी इसके लिए जिम्मेदार है। पूर्णिमा जी, मैंने मुख्यमंत्री जी का ये बयान नहीं सुना है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जो यहाँ पे सौरभ जी ने बात कही, सामना में जो छपा है जहीरा बयान, उसके ऊपर भी हमारे को ताक देने की बहुत जरूरत है कि आज जो इंसान एक औरंगजेब ने जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया, मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जजिया लगाने का काम किया, आज उसके लिए शौर्य परंपरा की बात हो रही है और कब्र को शौर्य परंपरा कह रहे हैं, और किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। आज मुझे बाला साहब ठाकरे बहुत याद आ रहे हैं, और उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंच रही होगी कि उनका बेटे की पार्टी आज क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब चर्चा हो रही थी, उद्धव सेना के लोग भी बोल रहे थे, कांग्रेस की भी, कौन जिम्मेदार है? आज ये क्यों हालात हो रही है? हालात इसीलिए हो रही है क्योंकि चाहे वो उद्धव सेना हो या कांग्रेस हो, वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन लोगों का इतिहास रहा है दंगे कराने का, लोगों को आपस में लड़ाने का। तो आज हमें फिर ये आग में घी डालने का काम करते दिख रहे हैं, चाहे बाबू आजमी हो, चाहे इमरान मसूद हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अब इनका महाराष्ट्र में अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो सरकार में कैसे आए, दंगे कराएं, और इन लोगों ने तो हमारे साथ हो, थोड़ा सा मैं जरा इस पॉलिटिक्स को राधिका किनारे रखते हुए मैं एक बात समझना चाहती हूँ। मुझको कोई ये बता दे कि वो 300-400 साल पुरानी उस कब्र के नीचे किसी को अब क्या मिलेगा? दूसरी तरफ कांग्रेस ने संरक्षित करवाई थी ना, एएसआई संरक्षित कांग्रेस के समय में हुई थी, बट केंद्र सरकार के पास ऑप्शन है उसको उस लिस्ट से बाहर कर दे। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि किसी भी तरीके के महिमा मंडन का हम विरोध करेंगे, कब्र की सुरक्षा करेंगे। अब दूसरी तरफ एक पूरा वर्ग है जो कह रहा है कब्र को तोड़ दो, तो बड़ी खिचड़ी सी है, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इतना जानती हूँ पूर्णिमा जी कि जो ये कौन लोग हैं, पहले तो सबसे पहले देखिए वहां पे कब्र है नहीं है उसको मैटर नहीं करता, वो कब्र है तो है, रहने दीजिए उसे, नहीं है तो नहीं है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को इस बात से दुख क्यों हो रहा है कि अगर एक समुदाय के लोग बोल भी रहे कि कब्र को हटा दिया जाए,
आप उस कब्र को इतना महिमा मंडल क्यों कर रहे हैं? क्यों एक भीड़ आती है, एक सुनियोजित तरीके से वहां पे पेट्रोल बॉम्ब होते हैं, डंडे होते हैं, कुल्हाड़ियां होती है। ये कोई रातों रात नहीं आ जाती हमारे घरों के अंदर, या किसी के घर के अंदर कुल्हाड़ी नहीं होती है, किसी के घर में पेट्रोल बॉम्ब नहीं मिलते हैं। तो ये क्लियर है कि जिस तरीके से जो चीजें आई हैं वो पहले से प्रिपेयर हो रही थी। क्या रातों, क्या मेरे को बताइए अजय वर्मा जी, आपके घर में कुल्हाड़ियां रखी जाती है, पेट्रोल बॉम्ब रखते हैं क्या ये लोग? अगर रखते होंगे तो फिर भैया ये सुनियोजित नहीं होगा, ये एकदम से हो गया होगा। तो ये तो क्लियर है, जो चीजें मिली है कि ये सुनियोजित है। दूसरी बात जो है, ये लगातार ये औरंगजेब के कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? शुरुआत किसने करी? वो आजमी साहब ने करी, स्वरा भास्कर ने करी। कितनी तकलीफ हुई स्वरा भास्कर को, जिनके पति अभी चुनाव लड़के आए, वो भी एक्टिव है बहुत पॉलिटिक्स के अंदर। कितनी तकलीफ हुई इमरान मसूद को। ये कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं औरंगजेब के? अगर आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, अगर आप कहते हैं कि सब एक हैं, तो आप लगातार हिंदुओं छोड़िए, कोई भी अगर इस देश में रह के औरंगजेब का महिमा मंडल करता है, उस क्रूर शासक का जो बाहर से आया, तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। कोई भी हिंदुस्तानी अपने ही हिंदुस्तानियों के ऊपर क्रूर शासक के किए हुए इस तरीके के व्यवहार के बाद अगर उसका महिमा मंडल कर रहा है, और फिर भी कांग्रेस में वो सांसद बना हुआ है, उस पार्टी का हिस्सा है, आजमी साहब भी उस पार्टी के हिस्सा है, तो फिर ये सोचने की बात है कि इन लोगों के ऊपर ये पार्टियां कार्रवाई क्यों नहीं कर। ठीक है, अब क्योंकि मैं लास्ट 5 मिनट पे हूँ, जल्दी से एक बार पहले किशोर तिवारी जी आपका कमेंट, फिर अजय जी आपके पास आ रही हूँ। किशोर तिवारी जी, मेरा जवाब तो ले लीजिए। ले रही हूँ सर, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। वो पहले कुछ कहना चाह रहे थे, मेरा जवाब नहीं लिया। किशोर जी पहले कहना चाह रहे थे, जब सौरभ जी ने कुछ कहा उसका काउंटर रखना चाह रहे थे, तो पहले किशोर जी से लेने दीजिए सर। किशोर जी 1 मिनट का सर टाइमर रख रही हूँ। हाँ, लगा दो जी टाइमर। मुझे बताता हूँ कि सौरभ जी हमने क्या कहा। हमने यही कहा कि सर टाइमर मतलब समय का टाइमर था सर, 1 मिनट का टाइमर। पूर्णिमा जी टाइमर ही कहाँ चला गया, आ गया। चलो, तो जिस औरंगजेब ने बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक राज किया, वो कभी मराठों को परास्त नहीं कर पाए। ये शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का शौर्य था। और हमारे पत्र में यही लिखा था कि ये बीजेपी वाले औरंगजेब को जिंदा करके क्या करना चाहते हैं। ना तो महाराष्ट्र के हिंदू कबर वबर को देखने को जाते हैं या मुसलमान जाते हैं, ना कबर को कोई देखते हैं। लेकिन ये मुद्दा महाराष्ट्र सरकार अपनी विफलता ठीक है सर छुपाने के लिए ला रही है। ठीक है सर। और शौर्य ये हम शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का बोल रहे थे। हमने क्या औरंगजेब के शौर्य की बात की? लेकिन जितना अजय जी मैं समझती हूँ, अभी भी वही लोग वहां पर जाते हैं और उनके लिए वो मार्बल फिनिशिंग वाली जगह बड़ी धार्मिक महत्व की है। कुछ लोग अभी भी वहां पर जाते हैं और जाहिर है इसीलिए उनके भी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं कि भाई उसको तोड़ने की बात हो रही है। देखिए, गॉडसे के विचारक हैं इस देश में। महात्मा गांधी जी की आत्मा को बहुत इस वक्त तकलीफ हो रही है। ये पीस का देश है, ये शांति का देश है, ये राष्ट्रपिता का देश है। और जिसकी हत्या उन्हें गॉडसे ने गोली मार कर हत्या करी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि गुजरात के दाहोद जिले में 3 नवंबर 1618 को औरंगजेब का जन्म हुआ था। आखिर ये गुजरात में ही क्यों आते हैं, चाहे वो भगोड़े हो, आतंकवादी हो, तानाशाह हो? ये जरा सोचने का विषय है देश के लोगों। गुजरात में पैदा होने वाले लोगों पर बड़ा सवाल कर रहे हैं अजय जी। नहीं, मैं औरंगजेब आपकी पार्टी से भी बड़ा ताल्लुक रखने वाले शायद गुजरात से कोई ना कोई तो आता ही होगा। और मुझे लगता है किसी एक जगह पर जो कि देश का एक इम्पोर्टेंट राज्य है। नहीं अजय जी पहले इसको वापस लीजिए, अजय जी पहले इसको वापस लीजिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर बैठेंगे और कुछ भी बोलेंगे और फिर उसके बाद आप निकल जाएंगे वहां से। गुजरात में ही क्यों पैदा होते हैं का मतलब आप ये सोच के पैदा हुए कि आपको कहां पर पैदा होना है? आप लिख कर गए थे अपनी वसीयत की मुझे कहां पर पैदा होना है। आपने राज्य का नाम दिया था, तो अगर ऐसा था तो सर लंदन लिख देते, लंदन में पैदा हो जाते आप। गुजराती होने की वजह से भाजपा के लोग महिमांडन कर रहे हैं। मतलब गांधी मतलब साबरमती आश्रम तो आप सर फिर कभी कतई मत जाइएगा। फिर अजय जी साबरमती आश्रम कभी मत जाइएगा फिर आप। गुजरात में है सर, बड़ा आपका दिल दुख जाएगा गुजरात में। ऐसे नहीं होता सर, कुछ भी नहीं। बड़े नेता आपके शब्द वापस लीजिए, मैं आपके शब्दों का खंडन करता हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस के भी बड़े बड़े हेगड़े साहब मैंने कर दिया, उनकी बातों का खंडन मैंने कर दिया। हेगड़े साहब 30 सेकंड रख रही हूँ। कांग्रेस पार्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास
पूरा पन्ने से ही हटा दिया था और लोगों को पता ही नहीं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। और अब छावा पिक्चर आया तो लोगों ने देखा और उन्होंने देखा कि संभाजी राजे कैसे अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे, कैसे उन्होंने धर्म रक्षा की और कैसे अंग अंग काटा औरंगजेब ने। ना कि देवेंद्र फडणवीस ने फिर यही कहा ना कि वहां से लोगों के मन में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने फिल्म आपकी जब यादें ताजा हो जाती है तो फिर आक्रोश बढ़ गया। वही उनका कहने का तात्पर्य था। राधिका जल्दी से 10 सेकंड में, फिर उसके बाद सौरभ जी आपसे क्लोजिंग कमेंट। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर हमारे गुजरातियों का अपमान करने का काम किया, आज ये साफ हो गया कि जो हिंसा देश में कहीं भी फैलती है या फैलती आई है हिंदुओं का है और संजय राउत कहते हैं हिंदू तालिबान। संजय राउत कहते हैं हिंदू तालिबान। आपको इन्हें सोचना चाहिए। संजय राउत हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू तालिबान कहते हैं और ये गुजरातियों का अपमान करते हैं। सौरभ जी 10 सेकंड। देखिए जिस प्रकार से क्रूर राक्षस को जो है अजय वर्मा जी ने बर्थ सर्टिफिकेट देने का काम किया, मुझे लगता है इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को मरने के बाद अमेरिका ने उसको जगह नहीं दी, अपने यहाँ उसको नहीं फेंकवाया, उसको बोला बाहर ले जाकर के फेंको किसी देश में। हमारे ऐसे जो क्रूर राक्षसों को किसी भी पूरे विश्व के अंदर मुझे लगता है कहीं जगह नहीं मिलती है। और भारत में अगर इनको जगह दी गई तो उनको जगह देने वाले अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इनके पार्टी की सोच रही है जो औरंगजेब के वंशज देख के लेके आते और औरंगजेब के नाम पर राजनीति करते हैं, भगवान के नाम पे राजनीति, औरंगजेब के नाम पे राजनीति। कितना नीचे गिरेंगे बीजेपी के आरएसएस के लोग, औरंगजेब को मानने वाले, पाकिस्तान को प्यार करने वाले, इन्हीं सब में सब रहिए। नागपुर जल रहा है, जलता रहे, महाल जल रहा है, जलता रहे, देश का कोई हिस्सा जलता है, जलता रहे। अपनी राजनीति चलती रहनी चाहिए, बस इतना, इसी में आप लोग सुखी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधिका, मेरे पास समय कम है। अजय जी आपका भी धन्यवाद, कृष्णा हेगड़े साहब, हाफिज नूर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, किशोर तिवारी जी, सौरभ जी आपका भी